जब वियतनाम की लड़ाई चल रही थी तो अमेरिका ने अपने 60,000 सोल्जर खो दिए थे और साथ ही साथ जो उनके पास एयरक्राफ्ट थे उसकी भी बहुत ज़्यादा हैवी लॉसेस थी। पर जब कॉस्ट को कैलकुलेट करा गया तो वो निकल कर आई थी $4 ट्रिलियन की। एंड जब ये बात खुलकर आई, पेपर्स जब लीक हुए तो हंगामा मच गया पूरे अमेरिका में। एंड इस बात को क्वेश्चन करने लगा करा जाने लगा कि ये लड़ाई हम लड़ी क्यों रहे हैं और हमें तो 20 साल हो गए हैं। फिर अमेरिका क्या करता है कि आनन फानन में वियतनाम से फटाफट निकलता है, जिससे कि पूरी दुनिया शॉक हो जाती है। पर जो सबसे बड़ा शौक लगता है वो लगता है साउथ वियतनाम को, क्योंकि वो अमेरिका की वेपन्स की मदद से, अमेरिका के पैसे की मदद से वो नॉर्थ वियतनाम के खिलाफ लड़ रहा होता है, जो कि उस टाइम पे रशिया और चाइना को सब उसको सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो पूरी दुनिया देखती है कि किस तरह से अमेरिका ने जो उनका एक एलाय था उस टाइम पे उसको पूरी तरह से मेंटेन कर दिया। एंड जो ये पूरी की स्ट्रेटेजी थी, इसका जो करता धरता थे वो थे हेनरी किसिंजर। और वहाँ से एक बड़ी फेमस कोट निकल कर आती है जिसको आई नो हम सारे जानते हैं कि इट इज़ डेंजरस टू बी अमेरिकाज एनिमी बट इट इज़ फेटल टू बी इट्स फ्रेंड। सो जो ये कोट है उसको मेरे से भी ज़्यादा आज के जो प्रेसिडेंट हैं यूक्रेन के, जेलेंस्की, वो समझ रहे होंगे कि अमेरिका ने उनके साथ एक बहुत बड़ा धोखा करा है। और जो ये पूरा माजरा हुआ है ओवल ऑफिस में, हंगामा हुआ है कि किस तरह से जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने उनको एक बच्चे की तरह ताड़ लगा दी, वो बहुत ही ज़्यादा किसी भी सिटिंग प्रेसिडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक होता है। सो हेलो गाइज, आई एम प्रिंस एंड आज की वीडियो में जानेंगे कि एग्जैक्टली ये जो पूरा मैटर है कि यूक्रेन को इतना बड़ा धोखा क्यों मिला अमेरिका के साथ, सॉरी। एंड और जो ये लड़ाई थी जिसको सारे कह रहे थे कि रशिया इसको हार जाएगा, तो इतना बड़ा उलटफेर कैसे हो गया कि आज अमेरिका सीधा डायरेक्टली यूक्रेन को छोड़ के रशिया से बात कर रहा है छुप छुप के। और इंडिया को इससे सबसे बड़ी क्या सीख मिलती है इस पूरे इंसिडेंट के साथ। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जब भी लड़ाई हो रही होती है तो उसमें एक मोड आता है जिसको कहते हैं पॉइंट ऑफ कल्मिनेशन। तो उस मोड पे क्या होता है कि आप जो लड़ाई लड़ रहे हो तो उसमें आपका काफ़ी पैसा भी लग रहा होता है, उसमें आपकी मैन पावर भी लग रही होती है, तो उसकी जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। पर जिस चीज़ के लिए आप लड़ रहे होते हैं, जो जीत होती है वो और भी नीचे चली जाती है ग्राफ के साथ साथ। फिर एक टाइम ऐसा आता है कि अगर आप मान लीजिए कि उस लड़ाई को आप जीत लोगे तो वो बराबर होती है हार के, क्योंकि आपका सब कुछ नुकसान हो चुका होता है। ना जीतने वाला खुश होता है, ना हारने वाला खुश होता है। एंड वो पूरी बर्बादी लेकर आती है। सो ऐसे कुछ हुआ था यूक्रेन के साथ जब 2022 में रशिया ने उस पर अटैक कर दिया। सो स्पेकुलेशन लगाई जा रही थी कि रशिया आराम से जीत जाएगा, रशिया की बहुत बड़ी एयरफोर्स। एंड स्टार्टिंग में थोड़े गेन्स हुए, पर उसके बाद क्या हुआ कि मैदान में कूद गए नेटो कंट्रीज। यूरोप ने उनको अपनी मैन पावर प्रोवाइड करी, यूरोप ने पैसा प्रोवाइड करा, यूरोप ने हथियार भी प्रोवाइड करे आराम से। फिर क्या होता है कि अगर नेटो में अगर एक के ऊपर लड़ाई हो जाती है तो दूसरे भी उसमें इंक्लूड हो जाता है। सो देखा देखिए अमेरिका ने भी खूब सारा अपना पैसा लगाना स्टार्ट कर दिया। एंड जो ये कॉस्ट थी वो अमेरिका को बहुत ज़्यादा भारी पड़ेगी, जो कि डोनाल्ड ट्रंप उस टाइम पे भी कहते आ रहे थे कि ये लड़ाई हमारी बस की नहीं है। तो अगर मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दूँ कि सालाना जो हमारा बजट होता है डिफेंस का वो पड़ता है $80 बिलियन का। पर अमेरिका ने अकेले यूक्रेन को, एक देश को, टोटल $240 बिलियन की राशि दे दी, जिसमें 8,000 मिसाइलें, M777 आर्टिलरी, $20 बिलियन की लोन, जो कि अगर पाकिस्तान को भी मिल जाए तो उनका तो साल ही चल जाएगा आराम से, और $10 बिलियन की ह्यूमैनिटेरियन एड थी। पर जैसे कि वी ऑल नो कि जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है वो बाय हार्ट एंड बाय सोल एक बिजनेसमैन है, एंड वो हमेशा कॉस्ट को लेके चलते हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात भी होती है। लड़ाई को स्टार्ट हुए आराम से 3 साल हो गए और आज तक लड़ाई भी कहीं पहुंची नहीं है और वो स्टेलमेट है। पर जो खर्चा था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया अमेरिका की साइड से। एंड वो इतना ज़्यादा बढ़ गया कि जो आर्टिलरी के शेल्स होते हैं, जो गोले होते हैं बहुत बड़े बड़े टनों के हिसाब से, वो उसमें भारी कमी पड़ गई। जब पूरी इन्वेस्टिगेशन हुई और उसकी चेक करा गया तो ये पता लगा कि अमेरिका को जितने भी लॉसेस हुए हैं उसको उसकी पूरी भरपाई करने में आराम से 5 साल लग जाएंगे। तो अमेरिका ने क्या करा कि उन्होंने देखा, थोड़ा एक्सेस करा सिचुएशन को, और वो इस कंक्लूजन में पहुंचे कि जो यूक्रेन की लड़ाई जिसकी गारंटी दी जा रही थी कि वो जीत तो जाएंगे, कहीं ना कहीं जो प्रेसिडेंट जेलेंस्की है वो इस लड़ाई का फ़ायदा उठा रहे हैं कि वो पावर में रहे आराम से। एंड ये भी कयास लगाए जा रहे थे कि जो इलेक्शन हुआ था, जो उनको प्रेसिडेंट बनाया गया था, वो एक तरह का उसमें बहुत बड़ा स्कैम किया गया था।
ज़ेलेंस्की के द्वारा, जिसमें जो नाज़ी सिम्पैथाइज़र है वो भी इसमें इंक्लूड थे, जो कि रशिया भी कहता है। जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट है ज़ेलेंस्की, वो कहीं न कहीं इस लड़ाई को जारी रखना चाहते हैं ताकि वो पावर में और बना रहे। बट जो ये बात है, ये अमेरिका और किसी भी अलाइज़ कंट्रीज़ को भी पच नहीं रही है। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि यूक्रेन वैसे तो एक बहुत ज़्यादा प्रॉस्परस कंट्री है एंड उसको एक ब्रेड बास्केट ऑफ यूरोप भी कहा जाता है, पर जब से लड़ाई स्टार्ट हुई है तो वो कुछ प्रोड्यूस भी नहीं कर पा रहा एंड जब से उनके जो पोर्ट्स है वो भी छिन गए तो वो एक्सपोर्ट भी नहीं कर पा रहा। तो अमेरिका ने उनसे एक डिमांड रखी कि आपके पास जितने भी रेयर अर्थ एलिमेंट्स के भी रिजर्व्स हैं तो वो हमें दे दीजिए $500 बिलियन के, ताकि हम जो कॉस्ट है उसकी भरपाई कर सके। एंड ट्रस्ट में जो ये वाला पॉइंट है रेयर अर्थ एलिमेंट्स का, इसको आप अपने दिमाग में रखना, क्योंकि यही सारे फसाद की जड़ बनने वाली है आगे जाके। अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप उनको ओवल ऑफिस बुलाते हैं वॉशिंगटन में बात करने के लिए, बट बात कहीं और चली जाती है और उनको सबसे बड़ा इस बात का दुख होता है ट्रंप को कि हमने इतना सपोर्ट करा यूक्रेन को। उन्होंने थैंक्स तो छोड़ो, उन्होंने और डिमांड कर दी कि हमें और रिसोर्सेज चाहिए। और किसी भी कंट्री के लिए भी अगर देखा जाए तो ये एक बहुत ही बड़ा नुकसान वाली बात होती है कि आप किसी चीज़ को सपोर्ट तो कर रहे हो बट आपको वहाँ से भरपाई नहीं निकल पा रही। एंड इसी पॉइंट को रखते हुए क्या हुआ, अमेरिका में पॉलिटिक्स तक ही चेंज होगी। जो बाइडन थे, वो जो उनको सपोर्ट कर रहे थे, उनको जो बड़ी बड़ी कंपनियां लॉबी कर रही थी जैसे कि लॉकहीड मार्टिन, रेथन, तो वो भी इस पॉइंट से बच नहीं पाए और अल्टीमेटली ये उनके लिए सबसे बड़ा एक डेथ ट्रैप बना और डोनाल्ड ट्रंप ने इसका खूब इस्तेमाल करा पावर में आने के लिए। सो अब बात करते कि रशिया ने इतना बड़ा उलटफेर कैसे करा। तो हम अगर रशिया के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो उन्होंने लड़ाई तो स्टार्ट की थी यूक्रेन को कब्जा करने के लिए, क्योंकि ऑल्दो वो एक बहुत बड़ी कंट्री है, उनके बहुत सारे बॉर्डर्स ओशन के साथ जुड़े हैं, बट वो ना चाहते हुए भी या फिर आप ऐसे कह लीजिए कि किस्मत के मारे हुए वो सर्दियों में लैंड लॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि उनके जितने भी पोर्ट्स हैं वो फ्रीज हो जाते हैं। तो उसको मद्देनजर रखते हुए उन्होंने क्रीमिया पे अटैक करा ताकि उसका जो वार्म पोर्ट्स है उसका 24 घंटे एक्सेस उसको मिल पाए एंड वो भी एक मेजर प्लेयर बन पाए वर्ल्ड ट्रेड में। फिर उनका थोड़ा एम्बिशन और बढ़ा, उन्होंने यूक्रेन पे अटैक कर दिया 2022 में। पर उनको तो लगा था कि वो जीत जाएंगे, पर उनके पास जो जितनी सप्लाई आ रही थी, जितनी भी मैन पावर की सप्लाई हो रही थी अमेरिका से और अलाइड नेशन यूरोप से, तो ऐसा लगाया जा रहा था कि रशिया कभी भी हार सकता है, कभी बुलेट फेयर हो सकता है। तो रशिया ने भी अपनी एक स्ट्रेटेजी आजमाई, उन्होंने पहले एक्सेस करा सिचुएशन को कि इस लड़ाई का हम कर क्या सकते हैं बेसिकली। तो उन्होंने बजाय कि वो आगे ऑफेंसिव करे, लड़ाई करे और जो मैदान है उसको होल्ड करके रखे, जिससे उनकी जो कॉस्ट थी वो भी और ऊंची चली जाती, जैसे कि हमने पॉइंट में जाना था द पॉइंट ऑफ कल्मिनेशन। उन्होंने क्या करा कि इस लड़ाई को महंगा बना दिया सारे अलाइज को लेके, और ये लड़ाई खींच दी आराम से 2 या 3 साल तक। ये हुआ कि अब सारे फ्रस्ट्रेटेड हो गए कि किसी को समझ नहीं आ रहा कि ये लड़ाई जाने वाली कहाँ पर है। एंड जो सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है वो है डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि उनके भी अपने इंटरेस्ट है और क्योंकि वो भी पावर में इसी पॉइंट को लेकर आए थे कि मैं इस लड़ाई को ख़त्म कर दूंगा। जब उन्होंने देखा कि ये बात कहीं नहीं जा रही है और कहीं दूर दूर तक पीस टॉक्स के भी असर नहीं लग रहे, तो उन्होंने सीधा बाईपास करा यूक्रेन को, जहाँ पे खुद उनकी लड़ाई चल रही है, और छुप छुप के 12 फरवरी को एक मीटिंग करी यूएई में, जिसमें कोई आर्म ऑफिशियल्स नहीं बल्कि जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है रशिया के और अमेरिका के, वो दोनों मिले और उन्होंने एक आपसी सहमति बनाई कि हम जल्द से जल्द जो लड़ाई है 1-1.5 साल के अंदर ख़त्म कर देंगे, क्योंकि इससे दोनों साइड्स को नुकसान हो रहा है। एंड 18 फरवरी को फाइनली एक मीटिंग होती है जो कि 4 घंटे चलती है एंड ये फाइनलाइज करा जाता है कि देखिए जो डिप्लोमेट्स थे हमने आपस की कंट्रीज़ में कम कर दिए थे उसको हम दोबारा रिस्टोर कर देंगे, ताकि जो एक पीसफुल ट्रांजेक्शन है वो पूरी लड़ाई में आराम से हो पाए। सो अब तक आप समझ गए होंगे कि अमेरिका के जो इंटरेस्ट है वो चेंज होते रहते हैं एंड दे डोंट इवन केयर कि वो अपने एलाइज को कब छोड़ देते हैं। जैसा कि हमने देखा कि वियतनाम में के साथ साउथ वियतनाम के साथ क्या हुआ, अफगानिस्तान के साथ क्या हुआ, एंड अब जो उसका नया शिकार बना है वो यूक्रेन है। तो उससे हमें एक बात समझ आती है एज अ कंट्री, एज अ इंडिया, हम इससे क्या सीख सकते हैं, तो वो ये है कि अमेरिका का दोस्त बनना बहुत ज़्यादा खतरनाक है। रिसेंटली जब मैंने वीडियो बनाई थी F-35 को लेके, तो उसमें भी मैंने इस पॉइंट को उठाया था कि अमेरिका अपने इंटरेस्ट के लिए काम करता है और अपने प्रॉफिट्स के लिए काम करता है, जो कि अगर हम उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे कि वो भी गलत नहीं है। अगर हम उनकी जगह होते तो हम भी यही काम कर रहे होते हैं एंड हमने ये करा भी है अर्मेनिया की लड़ाई के साथ। हमें कहीं ना कहीं थोड़ा अपना बैलेंस बना के रखना पड़ेगा कि हम जितनी भी परचेजेस करते हैं
वो हम सारी की सारी एक साथ अमेरिका के साथ ना करने लग जाए, जैसे कि हमने रशिया के साथ करा था। जब यूएसएसआर टूटा तब हमें कहीं और जाके देखना पड़ा एंड हमें थोड़ा काफ़ी टाइम लग गया। उस टाइम पे हमारे ऊपर अगर अटैक हो जाता, जब तक हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब्स नहीं थे, तो थोड़ी सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो जाती। एंड जो ये बात है एंड जो ये बात थी वो लीडर्स भी जानते थे हमारे इंडिया के, एंड उन्होंने किसी तरह करा के सन 1991 में एक न्यूक्लियर अटैक करा, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन करा, ये दिखाने के लिए कि इंडिया के पास भी एक न्यूक्लियर वेपन है एंड एक डिटरेंट का भी काम करा। बट डिटरेंट एक हद तक ही काम कर सकता है, हमें भी अपनी मिलिट्री को बिल्ड करना था। तब हमने थोड़ा डाइवर्सिफाई करा, हमने जो सेंसर्स होते हैं, जितने भी हथियार होते हैं वो इसराइल से परचेज करे, जितने भी बख्तरबंद गाड़ियाँ होती है वो रशिया से परचेज करे, और जितने भी अब एयर एसिड से हम ये ट्रेंड देख रहे हैं वो अब अमेरिका से परचेज करें, ताकि कहीं ना कहीं अगर कोई लड़ाई हो जाती है या फिर कोई इंटरेस्ट चेंज हो जाता है, या फॉर एग्जांपल अमेरिका पाकिस्तान को सपोर्ट करने लग जाता है, तो उस केस में इंडिया अपने हाथ में एक इंडिया के हाथ खाली ना रहे उस टाइम पे। एंड इंडिया अपने बास्केट में सारे एग्स को ना रख के अगर उसको डाइवर्सिफाई कर रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है। तो बोनस पॉइंट है इस पूरी वीडियो का, वो है रेयर अर्थ एलिमेंट्स को लेके। सो नॉट सो लॉन्ग टाइम अगो मैंने एक जब वीडियो बनाई थी कि जो रेयर अर्थ एलिमेंट है उसकी इतनी ज़्यादा डिमांड क्यों कर रहा है अमेरिका, तो उसमें जो सबसे बड़ा पॉइंट था वो उनकी कंपनीज को लेकर था, स्पेशली जो लॉकहीड मार्टिन या रेथेन हो गया या बोइंग हो गया या टेस्ला भी हो गया इंक्लूडेड। सो उस वीडियो में मैंने समझाया था कि इनकी जो क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है और ये कैसे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो इसका सबसे बड़ा इस्तेमाल होता है वो मिसाइल्स में होता है, वो आर्टिलरी शेल्स में होता है, वो वेपन्स में होता है, एंड अमेरिका उसकी सबसे ज़्यादा नीड है। तो इस पूरी लड़ाई की जो जड़ है वो है रेयर अर्थ एलिमेंट्स। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स होते हैं वो कितने ज़्यादा, मतलब उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है एग्जैक्टली, एंड उसका जो इस्तेमाल है वो ईवीज़ में भी होता है, उसका मिसाइल्स में भी इस्तेमाल होता है, बट उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। एंड अमेरिका ने कहीं ना कहीं इसी चीज़ की डिमांड करी थी कि आप अपने जो है ओर्स है अपने रेयर अर्थ एलिमेंट्स के वो हमें सप्लाई कर दीजिए, ताकि हम जो एफर्ट लगा रहे हैं पैसा उसकी हम भरपाई कर पाए। एंड वो भी कहीं ना कहीं अपने एंड से गलत नहीं थे। तो इसी बात की लड़ाई है कि अमेरिका तो डिमांड कर रहा है, पर साथ के साथ जो यूरोप है पूरा, जिसमें जर्मनी, फ्रांस या इंग्लैंड है, वो भी उनकी भी नज़र इसी रेयर अर्थ एलिमेंट्स के ऊपर है। एंड जो सबसे ज़्यादा नज़र, सबसे बड़ी नज़र है रशिया की, क्योंकि रशिया को तो पहले ये लग रहा था कि हम यूक्रेन को घुसा के उनके एग्रीकल्चर फील्ड्स को तो ले लेंगे और पोर्ट्स भी हथिया लेंगे, बट जब से रेयर अर्थ एलिमेंट का मुद्दा आया है इसमें, तो मेरे हिसाब से ये लड़ाई तो वो हरगिज़ नहीं हारना चाहेंगे। एंड अगर आप भी जानना चाहते हैं एग्जैक्टली जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स है कैसे पूरी दुनिया की जो शेप को चेंज कर सकता है, तो इस वीडियो को ज़रूर क्लिक करिएगा जानने के लिए। एंड तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक यू।